नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव के सारे टाइप्स को पढ़ लिया था। उसमें देखा था प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, अर्थात सभी टाइप्स को हमने पढ़ लिया था। अब उसी से संबंधित है, जो एडजेक्टिव से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं उसको आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें दिया गया है नाइदर कंपैरेटिव नॉट सुपरलेटिव। इसमें कुछ होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है, इसी वजह से इसका कोई भी डिग्री फॉर्म नहीं बनता है। उसको देख लेते हैं वो वर्ड होते हैं कौन कौन से। जैसे देख लीजिए, परफेक्ट, एक्सीलेंट, यूनिक, अनमैच्ड, पैरेलल, अपेक्स और एक्सट्रीम, जेनिथ, फुल, कंप्लीट, इंटायर, मेजर, माइनर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, गोल्डन, मिल्क। ऐसे शब्द जितने भी हैं जिनका पूर्ण रूप पता होता है उनका कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आई हैव इनफ बुक। एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव इनफ बुक। इसका अर्थ होता है मेरे पास पर्याप्त बुक है। इनफ मतलब पर्याप्त है, उसका कोई भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। जैसे इसके आगे ना मोर यूज कर सकते हैं ना ही मोस्ट, वो अपने आप में कंप्लीट है, इसी वजह से ये यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और ये इसका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। यहाँ पर देख लीजिए इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव है, इसका भी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है ना ही सुपरलेटिव। अब यहाँ देख लीजिए ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये इनफ जो यूज हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य करेगा, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव को कार्य करेगा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसी वजह से ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला एग्जांपल। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस यूज करते हैं, उसमें देखते हैं देन के बाद कौन सा नाउन जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो किस केस में होता है। इसका ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और हम लोग अधिकतर गलतियां करते हैं। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, उसका सेंटेंस फॉर्म लिख कर तब वहां पे समझाते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होगी। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों वहीं पे यूज हो जाएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देखते हैं देन यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बस ध्यान देना है, ये सारे सेंटेंस तो सेम रहेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कौन सा केस यूज होता है वो देखना होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सी इज टॉलर देन मी। अधिकतर एग्जांपल में दिया रहता है, जैसे सी इज टॉलर देन मी। अगर यहाँ पे मी दे दिया गया ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होकर के, बल्कि वहां पे नॉमिनेटिव केस यूज होता है। तो यहाँ पे सही होगा आई, ही इज टॉलर देन आई। और दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। यहाँ पे देख लीजिए ये भी ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, तभी ये सेंटेंस। देन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट यूज होता है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। ये अधिकतर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और हम लोग अधिकतर गलतियाँ करते हैं। वो सेंटेंस बोलने में अच्छा लगता है कि देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ सी इज टॉलर देन मी बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आसान भी पड़ता है, इस वजह से हम सोचते हैं कि वही सेंटेंस सही माना, लेकिन नहीं, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज होता है। यहाँ पे आई यूज होगा, यहाँ पे राधा कोई भी नाम रहेगा तो भी नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल रूल देखते हैं। जैसे होता
प्रकार करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे लिटिल का यूज़ होता है तो उसमें लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और फ्यू जो होता है काउंटेबल नाउन की यूज़ होता है। लिटिल के 3 फॉर्म होते हैं, फ्यू जैसे लिटिल होता है, आ लिटिल, द लिटिल। ये सारे फॉर्म जो होते हैं वो किस लिए कहाँ पे यूज़ होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे रूल लिख लेते हैं। अगला रूल है लिटिल, a लिटिल, द लिटिल, ये सारे फॉर्म अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, नाउन के साथ होता है। यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जिस भी सेंटेंस में यूज होगा उसके बाद जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तभी वो सेंटेंस गलत सही माना जाएगा। उसका देख लेते हैं एक एक अलग अलग करके कैसे, कहाँ पे लिटिल का यूज करेंगे, कहाँ पे अ लिटिल का, और कहाँ पे द लिटिल का यूज करते हैं, उसको हिंदी में समझते हैं। अ लिटिल और द लिटिल। जैसे अ लिटिल का तो थोड़ा सा कुछ, मतलब थोड़ा सा सब जो भी है लेकिन न के बराबर, वहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सब, थोड़ा सा लेकिन न के बराबर, न के बराबर। और उसका दूसरा देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। अ लिटिल का होता है थोड़ा सा कुछ। और तीसरा देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ जो भी है लेकिन जितना है सब, वो सब यूज होता है। द लिटिल जहाँ पे यूज होगा वो सभी, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा सब कुछ, लेकिन जितना है सब, जितना है सब। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम जैसे देख लेते हैं। लिटिल, लिटिल थोड़ा सा लेकिन न के बराबर। लिटिल का यूज जहाँ भी, केवल लिटिल जहाँ पे यूज होता है वो सेंटेंस में मान लेते हैं वहाँ पे न के बराबर, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अ लिटिल थोड़ा सा कुछ, मतलब थोड़ा सा जो भी होता है वो उसको लिए अ लिटिल का यूज करते हैं। द लिटिल थोड़ा सा सब कुछ, मतलब जितना भी है वो सब, लेकिन जितना है वो सब, उसके लिए द लिटिल का यूज करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होता है ही गॉट पास मार्क इन द एग्जामिनेशन, लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ही गॉट पास मार्क because he has a little knowledge, because he has a little knowledge। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कांट बाई एनीथिंग बिकॉज शी हैज लिटिल मनी। ही कांट बाई एनीथिंग because he has little money। देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल है इन्फेंट।
infant drank milk the little, infant drank the little milk होगा, the little milk of spoon। अब इसको समझ लेते हैं कैसे कहाँ पे किस प्रकार यूज हुआ। जैसे लिटिल का द लिटिल का यूज सेंटेंस में जिस प्रकार हुआ उसको समझ लेते हैं। जैसे लेते हैं ही गॉट पास मार्क बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज होगा, बिकॉज ही हैज अ लिटिल नॉलेज, वो उसने केवल पास मार्क ही प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उसके पास अ लिटिल नॉलेज मतलब थोड़ा सा कुछ, मतलब थोड़ा सा जितना नॉलेज था वो बस पास मार्किंग के लिए उसके पास था, इसीलिए यहाँ पे अ लिटिल का यूज करे हैं। अ लिटिल का यूज मतलब थोड़ा सा कुछ, उसके पास थोड़ा ही नॉलेज था, इसी वजह से उसने केवल पास मार्क ही प्राप्त किया। नहीं तो अच्छा नॉलेज होता, जैसे द लिटिल अगर यूज कर देते हैं तो वहाँ पे उसके पास नॉलेज अच्छा था तो अच्छे मार्क्स पाता है। अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही कांट बाई एनीथिंग बिकॉज ही हैज लिटिल मनी, ही कांट बाई एनीथिंग बिकॉज ही हैज लिटिल मनी। यहाँ पे देखिए लिटिल का यूज हुआ है, मतलब उसके पास पैसा एकदम नहीं था, इसी वजह से वो कुछ खरीद नहीं सकता था। यहाँ लिटिल का होता थोड़ा सा, मतलब न के बराबर, उसके पास पैसा एकदम नहीं था, इसी वजह से वो कुछ नहीं खरीद सकता। ही कांट बाई एनीथिंग बिकॉज ही हैज लिटिल मनी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्फेंट ड्रैंक द लिटिल मिल्क ऑफ स्पून, जो भी जितना भी दूध था, जैसे इन्फेंट मतलब होता है चाइल्ड, ड्रैंक द मिल्क, ड्रैंक द लिटिल मिल्क मतलब सब कुछ मिल्क पिया दूध से, ये स्पून से, इस वजह से यहाँ पे द, ये सब जितना मिल्क था उसमें सब पिया, इस वजह से यहाँ पे द लिटिल का यूज हुआ है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसी से संबंधित जो अगला रूल होता है हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से रिलेटेड, सेम यही उसका भी अर्थ होता है, लेकिन वो केवल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। उसको देख लेते हैं। हमारा अगला रूल है फ्यू से संबंधित। ये लिटिल से ही, लिटिल जैसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, उसी प्रकार फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, ना के बराबर, और लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ, और द लिटिल का थोड़ा सा लेकिन जितना है सब कुछ। उसी प्रकार फ्यू के लिए भी यूज होते हैं। फ्यू भी तीन प्रकार से यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, उसको नोट कर लेते हैं। जैसे रूल है हमारा फ्यू, a few, the few का यूज काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। काउंटेबल नाउन के लिए होता है। फ्यू, फिर द फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है। उसको देख लेते हैं अलग अलग करके। फ्यू का यूज, फ्यू का यूज और द फ्यू का यूज होता कहाँ है, किस प्रकार। जैसे फ्यू को देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसको लिखते हैं जैसे थोड़ा सा कुछ लेकिन न के बराबर। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा कुछ लेकिन न के बराबर, लेकिन न के बराबर। फ्यू का होता है थोड़ा सा कुछ, और द फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ लेकिन जितना है सब। थोड़ा सा कुछ लेकिन जितना है सब। इसको दे फ्यू का थोड़ा सा कुछ लेकिन न के बराबर। इसी प्रकार लिटिल का भी अर्थ
था, ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा कुछ। इसी प्रकार अ लिटिल भी था और द फ्यू थोड़ा सा कुछ लेकिन जितना है सब। और उसका एग्जाम्पल देख लें, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, एग्जाम्पल दे लेते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। और इसके पहले देखिए फ्यू का यूज, केवल फ्यू यहाँ पे यूज हुआ है, इस वजह से देखिए थोड़ा सा कुछ लेकिन न केवल, अर्थात आई हैव फ्यू फ्रेंड मतलब मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ फ्यू का अर्थ यही पे होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ फ्यू रुपी, आई हैव अ फ्यू रुपी। और तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, सी गेव मी द फ्यू रुपी, सी गेव मी द फ्यू रुपीज सी हैड। इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए आई हैव फ्यू फ्रेंड अर्थात मेरे पास कोई भी, यहाँ पे थोड़ा सा लेकिन न के बराबर, मतलब यहाँ पे न के बराबर अर्थात उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। आई हैव अ लिटिल रुपीज मतलब उसके पास थोड़ा सा, एकदम न के बराबर थोड़ा सा पैसा है। और यहाँ पे सी गेव मी द फ्यू रुपीज सी हैड, उसके पास उतना जितना पैसा था उसने उसको दे दिया, अर्थात यहाँ पे द फ्यू रुपीज, द फ्यू जितना थोड़ा सा लेकिन जितना है सब, उसके पास थोड़ा ही पैसा, सी हैड मतलब उसके पास जितना सा पैसा सब थोड़ा सा ज़्यादा था उसने सब इसको दे दिया था। इसी वजह से यहाँ पे देखिए तब मतलब थोड़ा सा सब लेकिन जितना है सब वो उसको दे दिया गया। और सी हैव फ्यू रुपी रहता है, उसके पास थोड़ा सा पैसा है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो शब्द होते हैं, जैसे यूज ऑफ सम, एनी, मेनी, मच, इन सब का यूज़ कहाँ पे कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे देखते हैं यूज ऑफ सम और एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी। यहाँ पे दोनों को हम साथ में देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सम और दूसरी तरफ एनी, साथ में समझने में आसानी होगी, भूलेंगे हम कम। एनी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सम का यूज होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। It is used in affirmative sentence. Affirmative sentence। और दूसरी जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, लेकिन जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट होता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। जैसे लिख लेते हैं इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, इट इज यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे इट इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब नम्रता से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। अब एनी का यूज देख लेते हैं वो कहाँ पे होता है। एनी का यूज देखते हैं, इट इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे अनसर्टेन सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में रेयर केस भी यूज करते हैं, लिख लेते हैं उसको भी। इट इज
in affirmative sentence in of or uncertain subject of uncertain अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं सम का यूज, इट इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है। और सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ किसी से मांगनी हो नम्रता से, तो वहाँ पे हम सम का यूज कर सकते हैं। और एनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं, और हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम का यूज करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पर हम सम का यूज करेंगे जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होगा। और एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत ही रेयर कंडीशन में करते हैं। यहाँ पे इट इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ अनसर्टेन सब्जेक्ट, अर्थात जहाँ पे भी सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे हम एनी का यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों याद रखिएगा, एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि सम का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे देखते हैं आई हैव सम बुक, आई हैव सम बुक। यहाँ पे देख लीजिए ये अफर्मेटिव से आई हैव सम बुक, मेरे पास कुछ बुक है। और दूसरा देख आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, यहाँ पे एनी का यूज देख लेते हैं, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। यहाँ पे आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, निगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज हुआ, इस वजह से वहाँ पे एनी का यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल दे, वुड यू गिव मी सम मनी। एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, वुड यू गिव मी सम मनी। यहाँ पे देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, कैसे हम पता करेंगे कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड का यूज जहाँ भी होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही वुड का यूज किया जाता है। और ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, वुड यू गिव मी सम मनी। यहाँ पे देखिए सम का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, एनीवन या एनी कैन डू इट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो यहाँ पे अनसर्टेन सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी कैन डू इट। यहाँ पे देखिए एनी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज होगा। इसके स्थान पे हम एनी वन भी यूज कर सकते हैं, एनी वन। ये दोनों सेंटेंस सही माना जाएगा। पर फिर से समझ लेते हैं सम और एनी का यूज कहाँ। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में किया जाता है। अब रेयर कंडीशन देखें जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पर करते हैं जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होता है, और एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अनसर्टेन सब्जेक्ट, अर्थात किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, तो वहाँ पे हम एनी का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला यूज जो होता है मच और मेनी का यूज। देखते हैं यूज ऑफ मच एंड मेनी। देखते हैं किसी भी सेंटेंस में मच और मेनी का यूज कहाँ पे करते हैं। इसको दोनों को साथ में देख लेते हैं, जैसे पिछला भी देखे हैं, मच मेनी। देख लेते हैं मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। इट इज much is used for uncountable noun। uncountable noun
और इसका देख लेते हैं मेनी का। मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन। इसको देते हैं मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मच का यूज वहीं पे करते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं वहाँ पे मेनी का यूज करते हैं। जिसकी गणना या गिनती नहीं की जा सकती वो वहाँ पे हम मच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे ही ईट्स मच शुगर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ईट्स मच शुगर। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। ही हैज मेनी फ्रेंड्स। यहाँ पे ही ईट्स मच शुगर, उसने बहुत सारे शुगर खाए, लेकिन कितना खाए ये पता नहीं, इसकी हम गिनती या गणना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मच का यूज है। ये शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे ये मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। मच एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मेनी फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखिए काउंटेबल नाउन, हम गिनती कर सकते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं उसके, इसी वजह से ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और मेनी काउंटेबल नाउन के लिए ये ही यूज होता है, और मेनी यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब इसके बाद देखें एडजेक्टिव। अब इसके बाद देखते हैं ईच और एवरी। ईच और एवरी का यूज तो हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भूले नहीं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग फाइंड द एरिया क्वेश्चन में उसमें गलत करते ही करते हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ईच और एवरी का यूज कहाँ पे करते हैं और किस प्रकार करते हैं, उसको आप देख लेते हैं एक साथ। वैसे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोनाउन में भी ईच और एवरी का यूज पढ़ा था और एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यूज ऑफ ईच एंड एवरी। इसको एक एक करके नोट करते हैं कि कहाँ पे ईच का यूज करते हैं, कहाँ पे एवरी का यूज करते हैं। चलिए नोट करें। इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता था। दोनों ईच और एवरी का प्रयोग, ईच एंड एवरी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में ईच का प्रयोग, ईच के बाद ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, लेकिन एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, अर्थात तीन या तीन से अधिक के लिए किया जाता है।
अगला फैक्ट जो है उसे देख लेते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। दो या दो से अधिक के लिए, जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए अर्थात तीन या तीन से अधिक के लिए, दो से अधिक अर्थात तीन या तीन से अधिक के लिए, तीन या तीन से अधिक के लिए। अब इसके बाद है ईच का प्रयोग। ईच से अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है। ईच का प्रयोग जहाँ भी करेंगे वहाँ पे अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। और एवरी का प्रयोग केवल समूह के लिए बोध किया जाता है। जैसे ईच से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। ईच से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जबकि एवरी से एक साथ हुए व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जबकि एवरी से एक साथ व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखते हैं। ईच एंड एवरी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। जहाँ भी ईच और एवरी का प्रयोग होगा वो सेंटेंस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। उसके बाद ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कभी भी एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब उसके बाद ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पढ़ाते समय हर जगह ये मेंशन किया था, दो या दो से अधिक के लिए जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वो ईच का यूज़ करेंगे। ईच का प्रयोग देखिए दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। और एवरी का प्रयोग जो होता है दो से अधिक अर्थात तीन या तीन से अधिक के लिए करते हैं। एवरी का प्रयोग कहीं भी हम दो के लिए नहीं करेंगे। और उसका अगला देख लेते हैं फैक्ट। ईच से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जिस भी सेंटेंस में हम ईच का प्रयोग करेंगे उससे वहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। और जबकि एवरी से एक साथ व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। चलिए अब देखते हैं इन सब का यूज। जैसे देखिए लेटर और लेटर का यूज कहाँ पे करते हैं। फार्मर, लेटर जो होता है फार्मर का एंटोनिम्स होता है। फार्मर मतलब होता है पहले, लेटर मतलब होता है बाद में। ये क्रम के में बाद के लिए यूज होता है। कहीं पे भी क्रम की मतलब क्रम का बोध कराना हो तो वहाँ पे हम बाद के लिए लेटर का यूज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख, लेटर लखन वाज लेटर ब्रदर ऑफ रामन। एग्जाम्पल देख लीजिए, लखन वाज लेटर ब्रदर ऑफ रामन। यहाँ पे देखिए लखन वाज लेटर ब्रदर ऑफ रामा। यहाँ पे देखिए लेटर का अर्थ होता है क्रम में बाद के लिए यूज होता है। तो लखन जो है वो राम के बाद का उनका ब्रदर है, इस वजह से यहाँ इनके लिए लेटर का यूज हुआ है। अब इसी से संबंधित जो होते हैं वो सारे मिलते जुलते वर्ड होते हैं। हम लोग कंफ्यूज तो बहुत होते हैं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग करके और इसको अच्छे से समझते हैं। लेटर की कंपैरेटिव डिग्री होती है। जो लेटर होता है वो लेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसका प्रयोग काम करते हैं समय में बाद के लिए। यहाँ पे देखिए क्रम में बाद के लिए लेटर का यूज करते हैं, यहाँ पे डबल टी होगा
और जहाँ पे सिंगल टी होता है वहाँ पे समय में बाद के लिए यूज़ करते हैं। कहीं भी समय का बोध कराना वहाँ पे बाद के लिए यूज़ करना होता है तो हम लेटर का यूज़ करते हैं, जो कि लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस टेस्ट विल बी, एग्जाम्पल देखिए, दिस टेस्ट विल बी held on later date, दिस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन लेटर डेट। यहाँ पे देखिए समय में इसका बोध करा रहा, लेटर मतलब बाद का बोध करा रहा, वो भी समय में, इस वजह से यहाँ पे लेटर, जहाँ पे सिंगल टी होगा वो समय के लिए बोध होता है, जहाँ पे डबल टी होता है वहाँ पे क्रम के लिए बोध होता है, जहाँ पर भी हम क्रम का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला जो शब्द है लास्ट और लेटेस्ट, ये भी मिलते जुलते शब्द है। इसको भी हम लोग यूज़ करते टाइम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पर यूज़ होगा, तो देखते हैं कहाँ पर यूज़। जैसे लास्ट, फर्स्ट का एंटोनिम्स होता है, लास्ट जो होता है वो फर्स्ट का एंटोनिम्स होता है, मतलब लास्ट मतलब होता है, फर्स्ट मतलब पहला होता है, लास्ट मतलब अंतिम होता है। क्रम में अंतिम के लिए, ये क्रम में भी यूज होता है और अंतिम के लिए, किसी भी जगह क्रम की बोध कराना हो और उसके लिए अंतिम स्थान दिखाना हो तो वहाँ पे हम लास्ट का यूज़ करते हैं। लेटेस्ट का यूज़ देखिएगा, लेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहाँ पे देखिए लेट की सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव ये लेटर होती है और लेट की सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो लेटेस्ट होती है। यहाँ इसका प्रयोग कहाँ पे करें, समय में अंतिम अर्थात नवीनतम के लिए, समय में इसका बोध कराते हैं और अंतिम स्थान व्यक्त करने के लिए, जहाँ पे नवीनतम कोई भी चीज़ नहीं आती तो हम लोग कहते हैं ये लेटेस्ट चीज़ आई है, इस वजह से वहाँ पे हम देखिए समय में यूज़ करते हैं अंतिम के लिए, जबकि लास्ट का यूज़ करते हैं क्रम में अंतिम के लिए। अब इन दोनों का एग्जाम्पल ले लें, जैसे लास्ट का एग्जाम्पल है विच इज लास्ट डेट ऑफ फॉर्म, यहाँ पे देख लेते हैं विच इज लास्ट डेट ऑफ फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है लेटेस्ट का एग्जाम्पल है विच इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द टेस्ट, विच इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द टेस्ट। यहाँ पे देखिए नई सूचना, जो नवीनतम सूचना आई है वो पूछा जाए, विच इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस अबाउट द टेस्ट के बारे में जो नई नई खबर आई है वो पूछा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए लास्ट, विच इज द लास्ट फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म, जैसे कोई फॉर्म फिलअप करना है उसका लास्ट डेट कब होता है, वहाँ पे क्रम में अंतिम के लिए बोध कर रहा है, यहाँ पे देखिए समय में अर्थात नवीनतम, जो भी नई चीज़ें आई रहती है वो समय के अनुसार ही आई रहती है, इसी वजह से यहाँ पे देखिए लेटेस्ट का यूज हुआ है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो अगला शब्द है नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार उसका यूज़ करते हैं। जैसे नियर की सुपरलेटिव डिग्री होती है, नियरेस्ट जो होती है वो नियर की सुपरलेटिव डिग्री होती है, और नेक्स्ट जो होता है वो प्रीवियस का विलोम होता है, और जो क्रम में अगला के लिए व्यक्त करते हैं बोध उसका होता है, वहाँ पे हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। मतलब कहीं भी हमें अगला बोध कराना हो, प्रीवियस जो होता है पहले होता है, उसके बाद अगला हमें कोई भी कार्य करना होता है तो हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी कार्य कोई करना है नेक्स्ट संडे करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे, ये सब जहाँ पे यूज़ करेंगे वो अगले के लिए यूज़ करते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विच इज़ योर नियरेस्ट क्लास, एग्जाम्पल देखिए विच इज़ योर नियरेस्ट क्लास। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो नेक्स्ट वाला है उसका, विच इज योर नेक्स्ट क्लास, विच इज योर नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट का यूज कहाँ पे करेंगे, विच इज योर नियरेस्ट क्लास, अर्थात नियर की सुपरलेटिव जो अभी नज़दीक मतलब पास की जो नियरेस्ट क्लास होगी वो पूछा जाए, जबकि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का यूज किया गया है नेक्स्ट क्लास। सेंटेंस तो लगभग सेम है, लेकिन देखिए विच इज योर नेक्स्ट क्लास अर्थात इसके बाद जो क्लास चल रही है इसके बाद आपकी अगली क्लास कौन सी है वो वहाँ पे पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे यही दोनों अंतर यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा लास्ट शब्द जो आज का है फ्यूअर और लेस, ये दोनों शब्द होते क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये यूज कहाँ पे होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे देख लें फ्यूअर, फ्यूअर फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होती है, और लेस
लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है। इसका देखिए फ्यूअर का यूज जहाँ पे होता है वो संख्या, अभी हमने फ्यू का यूज कराया था, उसमें काउंटेबल नाउन के पहले उन सब का यूज होता है, तो वहाँ पे संख्या का पद होगा तभी वो काउंटेबल नाउन होता है। यहीं पे इसको समझ लेते हैं, फ्यूअर इसकी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है और ये संख्या के लिए ही बोध होती है, चाहे जहाँ भी होगी। और लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है, लिटिल अभी हमने पढ़ा था कि पिछले कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जैसे लिटिल का यूज कंपैरेटिव वो मात्रा के लिए यूज करते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन की यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन उसी करते हैं जो मात्रा का बोध कराते हो, वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। और ये लिटिल लेस जो है लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री। अब इन सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है उससे समझते हैं। देयर आर फ्यूअर बॉयज, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर फ्यूअर बॉयज there are fewer boys in this class than in that one. Fewer boys in this class than in that one. यहाँ पे देखिए संख्या there are fewer boys in this class than in that one। यहाँ पे देखिए तुलना करा रहा है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे इसी वजह से दैन का यूज करे हैं। और यहाँ पे देखिए ये फ्यूअर का यूज संख्या के लिए, क्योंकि वहाँ बॉयज की बोध हो रही है तो बॉयज संख्या उनकी गिनती करी जा सकती है। अब अगला देख लेते हैं, लेस का एग्जाम्पल जो देखते हैं। ही हैज लेस मनी देन आई। ही हैज लेस मनी देन आई। यहाँ पे देखिए ये लेस जो है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, ये मात्रा के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे मनी एक मात्रा, ये अनकाउंटेबल लाइन है, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। ही हैज लेस मनी देन आई, यहाँ पे देखिए ये नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। देन के बाद जो भी संज्ञा या सर्वनाम जो भी यूज होते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, वो नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।